हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट इनकम अप्रोच एंड आई एम श्योर कि नेट इनकम अप्रोच का ये पूरा वीडियो आप देख लोगे तो उसकी थ्योरी और उसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी आपको 101% आ जाएंगे। बस 10 मिनट्स तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, देखो नेट इनकम अप्रोच डेविड डुरान ने दिया था और उसने कहा था कि मेरा अप्रोच कुछ अजम्पशन बेस पे है। देखो याद रखना, पहले अजम्पशन बताए फिर वहीं लिमिटेशंस हो जाती है। अब ये कैसा अप्रोच, लेकिन अभी दिया है तो फिर करना पड़ेगा। अजम्पशन क्या दिया, तो उसने सबसे पहले ये कहा कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फंड्स, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फंड्स, यानी दो ही फंड्स होंगे, डेब्ट और इक्विटी। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डेट डिनोटेड बाय डी। ओके, सो डेट को हम क्या कहेंगे, डी, इक्विटी को कहेंगे एस। यानी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर डेट और इक्विटी। फिर उन्होंने कहा टैक्सेस आर नॉट कंसीडर, देयर इज नो कॉरपोरेट टैक्स, कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं है। अभी देखो इंडिया में तो ऐसा है नहीं, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज ऐसी है लाइक यूएई की बात करें तो वहाँ पे ऑयल गैस और बैंक्स को छोड़ दीजिए तो फिर कॉरपोरेट टैक्स वहाँ पे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्सेस नहीं है। और एक बात बताई कि कंपनी जितना अर्न करेगी और जो प्रॉफिट बचेगा, डेट जो हमने क्रिएट किया उसका इंटरेस्ट दे दिया समझो उनको, तो फिर जो भी प्रॉफिट बचा वो 100% पे आउट रेशियो, 100%, कुछ रखना नहीं है, रिटेन अर्निंग कुछ नहीं, जितना भी कमाया सारा शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के हिसाब से दे दीजिए, 100% पे आउट रेशियो। फिर एक और बात बताई कि मार्केट में से अगर डेट क्रिएट करते हो तो उसकी कॉस्ट इक्विटी से कम होगी, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी बता दिया उन्होंने। अब देखो ऐसे ऐसे अजम्पशन पहले फिक्स किया जाता है, फिर आपको अप्रोच समझाया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि ये सब नहीं हो सकता, यही लिमिटेशन हो जाती है। और एक अजम्पशन था उनका कि कंपनी की अर्निंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और यू से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रिमेन अनचेंज्ड, चाहे आप कितना भी डेट रेज कर लीजिए, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर आपका मिक्सिंग कुछ भी हो जाए प्रोपोर्शन, डेट इंक्रीज करो डिक्रीज कर दो, लेकिन EBIT इज रिमेन अनचेंज्ड। सो कहने का मतलब ये है कुछ अजम्पशन के साथ डेविड डुरान ने दिया ये अप्रोच कि there are only two kinds of funds, debt and equity, there is no tax, 100% payout ratio, cost of debt is less than cost of equity, meaning thereby इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो मार्केट में से आप फिनांस रेस करोगे ना तो वो चीपर है कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और EBIT इज रिमेन अनचेंज्ड। अब इससे होगा क्या, देखो मैं सिर्फ 2 लाइन लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ऑप्शन है आपके पास, इक्विटी एंड डेट, इन दोनों का मिक्सिंग होगा। अब उन्होंने क्या बताया डेविड डुरांडे ने, उसका अप्रोच क्या कहता है, उसका अप्रोच ये कहता है जैसे जैसे आपका डेट या फिर आप कह सकते हो कि आपका फिनेंशियल लिवरेज, देखो मैंने बताया डेट या फिर फिनेंशियल लिवरेज दोनों एक ही बात है। फिनेंशियल लिवरेज अगर आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि मार्केट में से आपको कम रेट से पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो डिक्रीज हो जाएगी और इससे क्या होगा, फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब रिड्यूस होती है
तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर डेट इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन वाइसा वर्सा और भी एक बात बताई कि अगर आपने लिवरेज अपना डेट कम कर दिया, यानी पेमेंट कर दिया, उनको वापस कर दिया, तो फिर ओवरऑल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना ही है, इतना ही अप्रोच है, सही में अप्रोच इतना ही है, बस इतना याद रख लीजिए। अगर डेट इंक्रीज तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। और ये डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि चीपर सोर्स से आपको पैसे मिल रहे हैं, कॉस्ट चीपर है, वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हुई। इसीलिए अब इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है तो आप 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हो इसके बेस पे, और एक अच्छा सा इसको ऐसे शो कर दीजिए। देखो ये आपकी लिवरेज की अमाउंट, ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कॉस्ट लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और एक बात उन्होंने बताई कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन सेम। देखो ये भी बड़ी बात है, यानी चाहे कितना भी डेट रेस कर लीजिए आप, कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन कोई भी कर लीजिए, फिर भी कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन सेम। यानी 8% है तो 8% रहेगी, 15% है तो 15% रहेगी। आप चाहे कितना भी मिक्सिंग कर लीजिए, 10 लाख डेट था वो 20 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, लेकिन डेट की कॉस्ट वहीं रहेगी। ये सारे अजम्पशन हैं, और आपको इस अप्रोच में इस अजम्पशन को और इस अजम्पशन को और इस अजम्पशन को, इन 3 को ध्यान में रखिए, आपका अप्रोच पूरा सॉल्व हो जाएगा विथ प्रैक्टिकल। देखो कैसे, लिवरेज समझो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट और ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो सेम रहनी चाहिए, सेम कांस्टेंट, चाहे आपका लिवरेज 0 हो, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी करोड़ से आप इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप डेट रेस करोगे ना, 1 करोड़ किया, 2 करोड़ किया, 3 करोड़ किया, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है। देखो एक और बात बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी ऐसी हो सकती है कि उसमें डेट ना हो, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती कि इक्विटी ना हो। यानी जब भी आपका डेट 0 होगा ना, तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी की कॉस्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO दोनों सेम रहेगी। यानी 0 डेट पे KO एंड KE सेम रहता है, जो भी परसेंटेज हो। लेकिन जैसे जैसे डेट रेस करोगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। और यहाँ पे याद रखना, आप नज़दीक जा सकते हो, टच नहीं कर सकते। पता चला ना, नज़दीक जा सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। सो इसको टच मत कर देना, वरना तो क्या हो जाएगा कि KO इज इक्वल टू KD, और ये पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। यहाँ पे 1%, 2%, जो भी परसेंटेज जो भी हो। तो ये ग्राफ आप एक बता दीजिए उसका, ये अजम्पशन लिखिए और इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे डेट रेस करते हो ना, वैसे वैसे आपकी फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। और इसीलिए इसे रिलीवेंट अप्रोच भी कहा जाता है। याद रखना, NI अप्रोच कैसा है, रिलीवेंट अप्रोच, यानी वो रिलीवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज हो गई। ओके आगे, एन इंक्रीज इन फिनेंशियल लिवरेज। देखो अभी मैंने बताया, ये रहा, एन इंक्रीज इन फिनेंशियल लिवरेज विल लीड टू डिक्लाइन इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर विल इंक्रीज, और मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इंक्रीज, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो फर्म की वैल्यू ऑब्वियस है इंक्रीज होने वाली है।
कन्वर्सली अ डिक्रीज इन द लिवरेज, अगर आपने लिवरेज को डिक्रीज कर दिया, कॉज एन इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट, अगर ये कम हो गया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और उससे मार्केट प्राइस शेयर की कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू डाउन हो जाएगी। सो इतना ही याद रखना है आपको। अच्छा सर, अब जल्दी से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दीजिए इसका, तो हमें पता चल जाए। ओके चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। समझो मैं 3 स्टेज लेता हूँ, एक एग्जिस्टिंग यानी अभी की सिचुएशन, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर हम क्या करेंगे, फिनेंशियल लिवरेज इंक्रीज़ करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिनेंशियल लिवरेज डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट कर लेते हैं हम इसके और देखते हैं क्या होता है, ये सब होता है या नहीं। इसके क्वेश्चन में इतना याद रखना है आपको, इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या दे दिया जाएगा, ये पार्ट गिवन होगा। देखो ये पार्ट गिवन होगा, आपको EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया जाएगा। समझो आपका एग्जिस्टिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख है। ठीक है, फिर आपको वैल्यू ऑफ डेट वो दी जाएगी यानी D। समझो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में 20 लाख आपका डेट है, KD यानी कॉस्ट ऑफ डेट, वो आपका 10% है। देखो कॉस्ट ऑफ डेट मैंने 10% रखा, इसको मैंने 10% कर दिया। और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझो वो 16% है। ओके, इतना क्वेश्चन में अगर गिवन है ना, EBIT है, वैल्यू ऑफ डेट, उसके परसेंटेज भी है, कितना इंटरेस्ट देना है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, तो आप समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपका NI अप्रोच का ही है, ये समझ लीजिए। और इसको कैलकुलेट करने की भी एक सीक्वेंस ही है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर हम पहले कर लीजिए। पहले आप EBIT कितना था, 10 लाख, चलो ठीक है, उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, 20 लाख का डेट था, उस पर 10% यानी इंटरेस्ट हो गया 2 लाख। कितना बचा, 8 लाख। ये जो भी बचा वो अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तो अजम्पशन था देयर इज़ नो कॉरपोरेट टैक्स। इसका मतलब तो ये हो गया कि कॉरपोरेट टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स देना नहीं है तो जितना बचा सब शेयर होल्डर्स का, जिसे हम नेट इनकम कह देंगे, और हमारा अप्रोच भी नेट इनकम अप्रोच है। ये हो गई नेट इनकम। नेट इनकम किसके लिए, इट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसे हम कहते हैं अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ओके सर, अब ये शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल था और उसकी कॉस्ट कितनी है, 16%। तो हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर की वैल्यू को हम एस कहते हैं, मैंने इनिशियल बताया था आपको, शेयर की वैल्यू को हम एस कहते हैं। उसकी फॉर्मूला है NI/KE, यानी ये सारी इनकम उसकी है 8 लाख, लेकिन कितने परसेंटेज के हिसाब से होगी, 16% के हिसाब से। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 20 लाख। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये था आपका स्टेप 1, ये समझिए। अब शेयर्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब शेयर्स की वैल्यू मिली और उसमें क्योंकि फर्म में 2 ही चीज़ हो सकती है, डेट एंड इक्विटी। सो इक्विटी की वैल्यू मिल गई 20 लाख, डेट हमारा कितना था, वो भी 20 लाख है। ओके, सो फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, 40 लाख। ओके, फर्म की वैल्यू हो गई 40 लाख। चलो अब हम क्या करते हैं, लिवरेज को इंक्रीज़ करते हैं, फिनेंशियल लिवरेज को। लेकिन मैंने बताया था ना, EBIT इज़ रिमेन अनचेंज, KD KE रिमेन सेम। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम KE 16% यहाँ पे था, यहाँ पे भी, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और EBIT भी हमारा वहीं रहेगा। लेकिन हम चेंज क्या करेंगे, डेट को रेस करेंगे। 20 लाख था, उसको मैं कर देता हूँ 30 लाख। अब हम चेक करते हैं क्या फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लिवरेज इंक्रीज़ हुआ है। सो देखते हैं, EBIT 10 लाख था,
वो वहीं रहा 10 लाख, लेकिन अब इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। 30 लैक्स का 10%, 30 लैक्स का 10%, 3 लैक्स, कितना बचा मेरे पास 7 लाख। ओके सर, ये जो बचा सब शेयर होल्डर्स का, टैक्स देना नहीं है। ओके, सो 7 लाख, लेकिन कितने परसेंटेज के हिसाब से, 16% के हिसाब से। सो शेयर की वैल्यू कितनी आएगी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो 7 लाख 16%, 43,75,000। चेक करना पड़ेगा फिर से। 7 लाख डिवाइडेड बाय 16%, यस 43,75,000। और 8 लाख डिवाइडेड बाय 16% होता है, वो तब तो ये नहीं हो सकता, देख लेते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाय 16%, वो 50 लैक्स होगा। ये 50 लाख होगा, ये 70 लाख होगा। ओके, सो 7 लाख डिवाइडेड बाय 16%, 43,75,000, और उसमें ऐड कर दीजिए डेट की वैल्यू। डेट की वैल्यू कितनी है 30 लाख। सो ये कितना हो गया 73,75,000। ओ सर, इंक्रीज़ हो गया ये तो, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म, करंट वैल्यू ऑफ द फर्म 70 लाख थी, अब वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई 73,75,000। ओके सर, अब और एक ले लीजिए लिवरेज डिक्रीज़ करके। चलो लिवरेज डिक्रीज़ कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग 20 लैक्स था, हम 10 लैक्स कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट सेम, यानी EBIT सेम, कॉस्ट ऑफ डेट सेम, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। EBIT, ये फिक्स फॉर्मेट है आपका, इतने याद रख लीजिए NI अप्रोच के लिए। इंटरेस्ट माइनस करेंगे 10 लैक्स का, 10% 1 लाख, कितना बचा 9 लाख। इट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और वो 16% के हिसाब से दे दीजिए। अब करना पड़ेगा इसे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 16%, सो 56,25,000, 56,25,000, और फिर उसको ऐड करेंगे। डेट की वैल्यू कितनी है 10 लाख। ओके सर, 66,25,000। यह सर ये डिक्रीज़ हो गया, देखो एग्जिस्टिंग से भी ये डिक्रीज़ हो गया, और ये एग्जिस्टिंग से इंक्रीज़ हो गया। तो बात हो गई या नहीं हो गई ये, कि मैंने जैसे जैसे डेट रेस किया वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, और मैंने जैसे ही लिवरेज यानी फिनेंशियल लिवरेज और इसे डेट वो मैंने डिक्रीज़ किया तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। लेकिन सर आपने ये तो डिस्कस ही नहीं किया क्यों। चलो क्यों डिस्कस कर लेते हैं। क्यों की फॉर्मूला है EBIT अपॉन V, याद रखना EBIT अपॉन V उसकी फॉर्मूला है। सो EBIT हमारा कितना था 10 लाख। V मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकल के आई 70 लाख। अब देखो सब में EBIT सेम रहने वाला है, और जितनी वैल्यू में ज़्यादा डिवाइड करूँगा उतनी वैल्यू मेरी कम होने वाली है, ये तो ऑब्वियस है ना। और जितनी वैल्यू कम होगी डिवाइड में उतना क्यों ज़्यादा होगा। सो 10 लाख अपॉन 70, ये हो गया आपका 14.285%, और 10 लाख अपॉन 73,75,000, ये हो गया 13.56%। देखो डिक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। लिवरेज इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 66.25, सो 15%। देखो ये इंक्रीज़, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। तो देखो डेविड जी ने कुछ अजम्पशन बेस पे दिया है, याद रखना। अजम्पशन क्या थे जल्दी से। देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद रखना। एंड कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन सेम, एंड EBIT इज रिमेन अनचेंज्ड इन एनी कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन। आपका कोई भी प्रोपोर्शन हो वो सेम रहेगा। और इतना याद रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डेट रेस किया, फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी।
बस इसको सेंटेंसेस में लिख दीजिए, एक ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए और ये अजम्पशन लिखिए, वहीं उसकी लिमिटेशन में लिख दीजिए कि ऐसा नहीं होता, बात ख़त्म। एक बड़ी सी शॉर्ट नोट बन जाएगी आपकी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका हो तो आप याद रखना इतना पार्ट गिवन होगा, गिवन इतना होगा ही होगा, और इसको आंसर के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं डिस्कस करूँगा एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लेकिन अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ यूज़फुल मिला है आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल ऑफ यू गुड बाय।